कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अभी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो कॉलोनियल व्यू था, जो अंग्रेज़ों का व्यू था, या जो भी कॉलोनियल कंट्रीज थे जो कॉलोनी बनाए थे इंडिया को, तो उनका क्या व्यूज था या उनका क्या कंट्रीब्यूशन था प्राचीन भारत के इतिहास में, वो जानेंगे आज के क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड देयर कंट्रीब्यूशन। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो कॉलोनियल जो व्यू था भारत, प्राचीन भारत के इतिहास के, या उनका जो कंट्रीब्यूशन था अंग्रेजों का खास तौर पे, वो क्या था वो जानेंगे इस क्लास में। Although educated Indians retain their traditional history in the form of handwritten epics, Puranas, and semi-biographical works, modern research in the history of ancient India began only in the second half of 18th century to serve the needs of the British colonial administration. देखिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास तो भारतीय किस तरह मेंटेन करते थे, वो हमारे जो पुराने हाथ से लिखे गए जो भी एपिक्स थे, जब रामायण महाभारत हो गए या पुराण हो गए या जो भी सेम बायोग्राफिकल वर्क्स थे, उसमें उससे भारत के इतिहास तो एक संग्रह किया गया था। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च, आधुनिक जो शोध भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में, वो 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, दूसरे हाफ में शुरू हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुआ था, क्योंकि ये उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। When Bengal and Bihar fell under the rule of the Eastern Company in 1765, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है, जो बंगाल और बिहार जो भारतीय इतिहास के एक प्राण केंद्र भी कह सकते हैं हम, वहाँ से बहुत सारे एंशियंट रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च हुए थे। तो ईस्टर्न कंपनी का जो रूल बंगाल और बिहार में कब से आने लगा, 1765 से ईस्टर्न कंपनी वहाँ पे रूल करने लगा। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जो हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उनको समझ में नहीं आता था, जो मनुस्मृति या जो भी पुराण में या जो भी लॉ था हिंदू लॉ, वो अंग्रेजों को बस की बात में नहीं था उनको समझने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सन 1776 को क्या किया, जो हिंदू लॉ, कोड ऑफ लॉ का जो मेन स्रोत है वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को उन्होंने क्या किया, द लॉ बुक ऑफ मनु, इसको लॉ बुक ऑफ मनु भी कहा जाता है। इसको वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया एज ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, मतलब इसका ट्रांसलेट करके उसका नाम दे दिया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। पंडित्स वर एसोसिएटेड विद ब्रिटिश जजेस टू एडमिनिस्टर हिंदू सिविल लॉ एंड मौलवीज टू एडमिनिस्टर दैट ऑफ मुस्लिम्स। अभी अंग्रेजों के जो जजेस थे उनको तो हिंदू लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ को तो दो बड़े समुदाय भारत के, उनका तो लॉ उनको समझ में नहीं आता था, सिविल लॉ जो उनका जो आम जो पर्सनल लॉ या सिविल लॉ है। तो एक पंडित को वो लेते थे साथ में, ब्रिटिश जज, और मौलवी को लेते थे, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम की जो सिविल लॉ है वो अच्छे से भली बातें उसको उस पर न्याय दे सके या राय दे सके। और इस तरह जो सिलसिला चला गया, चलते रहा, मतलब अंग्रेजों का एंशियंट इंडियन लॉज या कस्टम्स को समझने का, वो कल्मिनेशन किस में हुआ, वो कल्मिनेट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन कैलकाटा इन 1784 में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। काफ़ी फेमस है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आज भी दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाया जाता है, कलकत्ता में। आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब एस्टेब्लिश होता है, 1784 में। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था, एक सिविल सर्वेंट थे अंग्रेजों के, उनका नाम था सर विलियम जोन्स। उनका पीरियड है 746 से 94। तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्रिएट किया था, जिससे कि मतलब भारतीय जो कस्टम्स है, लॉज है, उसको स्टडी किया जाए। और ये जो सर विलियम जोन्स है, इनका भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी सारा योगदान था, क्योंकि उन्होंने पहले वो थे जो सजेस्ट किया था कि संस्कृत और जो अंग्रेजी की मातृ जो भाषा लैटिन और जो ग्रीक, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तीनों लैंग्वेज। तो उन्होंने पहले सजेस्ट किया था। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड द प्ले नोन एज अभिज्ञानम शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789। और जो अभिज्ञानम शकुंतलम कहा जाता है संस्कृत में, ये किसका लिखा था वो भी आप लोग मालूम है तो कॉमर्स में लिखिएगा। ये ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स से इंग्लिश में कब, 1789 को। द भगवद गीता, द मोस्ट पॉपुलर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट वॉज इन इंग्लिश बाय विल्किंस इन 1785। इस तरह मतलब सिलसिला चलता गया। भारतीय जो पुरानी जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है या जो हिस्ट्रिकल जो भी पुस्तक है या एपिक्स है, उनको ट्रांसलेट किया गया। तो विलियम जोन्स ने तो अभिज्ञानम शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था 1789 को इंग्लिश में, और भगवद गीता को कौन ट्रांसलेट किया था,
विल्किंस ने कब 1785 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट से हम लोगों को जानना चाहिए। तो कैलकाटा एशियाटिक सोसाइटी तो 1784 में स्थापना किया गया था। ठीक उसी समय उसी पीरियड में एक इंपॉर्टेंट एक्ट भी आई थी अंग्रेजों का, अगर आप लोगों को मालूम हो तो लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। और आपका बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जो हुआ था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय 1804 को। एंड द एशियन सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज सेट अप इन लंदन इन 1823। मतलब ये सिलसिला चलते गया है एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट करने का। कलकत्ता में 1784 में हुआ था, बॉम्बे में 1804 में और लंदन में 1823 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ये विलियम जोन्स ही है जिन्होंने ये एम्फोसाइज किया था, ये उन्होंने तर्क किया था कि जो ओरिजिनल जो भी यूरोपियन लैंग्वेजेस है वो संस्कृत से बहुत मिलते जुलते थे, और ईरानियन संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेज से काफ़ी मिलते जुलते। दो प्राचीन सभ्यता जो महान भारतीय संस्कृति और ईरानी सभ्यता उस समय काफ़ी सारा काफ़ी पॉपुलर था। तो ये दोनों मतलब यूरोपियन लैंग्वेज से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ये उन्होंने दावा किया था। दिस एंथ्यूज यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया टू फोस्टर इंडोलॉजिकल स्टडीज। और इसी संदर्भ में उनका जब तर्क था कि संस्कृत और ईरानी लैंग्वेजेस यूरोपियन लैंग्वेज काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये एक नया उत्साह जगा दिया यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और रशिया के उनके स्कॉलर को, कि वो भारतीय इंडोलॉजिकल जो भारत से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है उसको वो लोग फॉलो करें, उसको और भी मतलब उत्साह से और भी उसमें अपना ध्यान दें। In the first half of the 19th century, chairs in Sanskrit were established in UK and several other European countries. और 19वीं शताब्दी के आपका प्रथम भाग में क्या हुआ था, संस्कृत के विभाग खुले गए। कहाँ पे? भारत में नहीं बल्कि यूके में और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी संस्कृत के डिपार्टमेंट खोले गए हैं, वो जो आज भी है। तो ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इस मतलब ये मुहिम किया गया था कि भारतीय संस्कृति को किस तरह समझा जाए, किस तरह अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, जिससे कि संस्कृत और इंडोलॉजिकल स्टडीज़ है या भारत की जो प्राचीन इतिहास है उसको और गहरी तौर से समझा जाए। तो इनमें काफ़ी जाने माने जो नाम है विलियम जोन्स हो गए, सर विल्किंस हो गए जो भगवद गीता को जिन्होंने ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में। तो ये दो नाम विलियम जोन्स और विल्किंस का नाम बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।